बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर। जो है बेटा हमारा पहला यूनिट जो है वो मुकम्मल हो गया था और इसका एक लाइव क्वेश्चन सेशन भी हमने कंडक्ट किया। आप लोगों ने उसमें बहुत सारे सवालात किए। देखो बेटा आपके क्वेश्चंस ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आप हमारे लेक्चर कितने गौर से सुन रहे हैं और ये आपके इंटरेस्ट लेवल को शो करता है। बेटा ये इंटरेस्ट लेवल आपका देखे ना मुझे बड़ी खुशी हुई। इंशाल्लाह यही इंटरेस्ट लेवल अगर आपका टिल एंड तक रहता है तो आप इंशाल्लाह बड़ी आसानी से यूएचएस अपना जो एमडी कैट का टेस्ट है वो क्लियर कर लेंगे। चले इसी इंटरेस्ट के साथ जो है बेटा वो अब हम सेकंड यूनिट का जो है वो आगाज करते हैं। देखें सेकंड यूनिट का आगाज करने से पहले बेटा एक छोटी सी टर्म है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो है मोनोमर की और पॉलीमर की। ये क्या होती है? देखें बेटा मोनोमर किसी भी सिंगल यूनिट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सिंगल यूनिट को कहा जाता है। किसी भी चीज का जो सिंगल यूनिट होता है ना वो मोनोमर कहलाता है। अब बहुत सारे हंड्रेड्स, थाउजेंड, मिलियंस सिंगल यूनिट्स आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने से बनता है पॉलीमर। ठीक हो गया। तो अब जैसे हम असल में बायोमॉलिक्यूल डिस्कस करें तो यहां पे उनकी एग्जांपल्स पॉलीमर और मोनोमर को लेके ये अक्सर औकात जो है वो आपसे पूछी जाती है, तो ये जो है हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए नंबर 1 हम जो बायोमॉलिक्यूल हमने इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 2 हमारे पास है बेटा प्रोटीन्स। नंबर 3 जो है वो हमारे पास है बेटे न्यूक्लिक एसिड। और लास्ट में हमारे पास जो हमने डिस्कस करना है वो है लिपिड्स। ठीक हो गया। ये 4 तरह के बायोमॉलिक्यूल हमने डिस्कस करने। देखें कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसैकेराइड जो होता है वो पॉलीमर है और मोनोसैकेराइड जो होता है ये मोनोमर होता है। हम अच्छा अक्सर बच्चा बाय मिस्टेक जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर है ना ग्लूकोज को बोल देता है। देखो बेटा मोस्टली ग्लूकोज होता है लेकिन हर दफा ग्लूकोज नहीं होता। ग्लूकोज मोनोमर है स्टार्च का, ग्लाइकोजन का, सेलुलोज का, इनका मोनोमर है। हर कार्बोहाइड्रेट का वो मोनोमर नहीं है। ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर मोनोसैकेराइड होता है। फिर प्रोटीन का मोनोमर की अगर आप बात करें तो बेटा वो आएगा अमाइनो एसिड। वो क्या आएगा? अमाइनो एसिड। ठीक हो गया। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर की बात करें तो बेटे वो आएगा न्यूक्लियोटाइड। क्या आएगा? न्यूक्लियोटाइड। लिपिड की बात करें ये थोड़ा सा समझने वाला, ये ट्रू पॉलीमर नहीं होता। ठीक है ना। क्योंकि ट्रू पॉलीमर के लिए शर्त है कि उसका एक ही मोनोमर हो, लेकिन लिपिड एक मोनोमर पर मुश्तमिल नहीं होता। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं जिससे मिलकर यह बनता है। एक होता है फैटी एसिड और दूसरा होता है ग्लिसरॉल। ठीक है ना। ग्लिसरॉल्स ये 2 यूनिट से मिलकर बना, तो दैट्स व्हाई ये मोनोमर की कैटेगरी में फॉल नहीं करता। तो इसलिए ये ट्रू पॉलीमर नहीं है, ये फॉल्स पॉलीमर है। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा नेक्स्ट जो कार्बोहाइड्रेट है ना इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसको ना हाइड्रेटेड कार्बन कहा जाता है। इस वर्ड का मतलब है हाइड्रेटेड कार्बन, मतलब ऐसा कार्बन जो वाटर के अंदर इंटरमिक्स है। इसका फार्मूले में भी ये बात आ जाती है CH2H2OY। ये फार्मूला ना आप देखो ना इसमें वाटर की अमेजिश आपको दिखाई दे रही है। आप इसमें देखें ना बेसिकली 3 तरह के एटम होते हैं। ठीक है ना। ये बात आपने याद रखनी है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो बराबर होती है लेकिन हाइड्रोजन डबल होता है, जैसे वाटर के अंदर ऐसा होता है। ठीक है ना। ये इसकी रेशियो होती है। ये अगर आप याद रखो ना आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बड़ी आसानी से जो है बेटा वो याद होगा। अब केमिकली कार्बोहाइड्रेट को कैसे डिफाइन किया जाता है? किया जाता है पॉली हाइड्रोक्सी। ठीक है ना। पॉली हाइड्रोक्सी है या ये एल्डिहाइड होता है फंक्शनल ग्रुप में, या ये कीटोन होता है। पॉली हाइड्रोक्सी कॉमन है। ठीक है ना। या ये एल्डिहाइड होगा या ये कीटोन होगा। ये बात आपने समझनी। अच्छा अब जो है बेटा मैं इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका दूंगा फिर हम आगे चलेंगे। एल्डिहाइड का कॉन्सेप्ट दूंगा क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे को ना पता हो, वरना सेकंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चों को ये सारी बातें पता होती हैं। लेकिन चलें फिर भी हमारा फर्ज है इसको जो है वो अब हम करते हैं। देखो बेटा ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना ये वाला, ये इसको कहते हैं कार्बोनिल कार्बन। क्या बोलेंगे? कार्बोनिल कार्बन बोलेंगे। ठीक हो गया। अच्छा इस कार्बोनिल कार्बन के अगर एक साइड के ऊपर ये आ जाता है तो इसको, ये हाइड्रोजन आ जाता है तो इसको एल्डिहाइड कहते हैं।
ठीक है ना, ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है ये वाला, दिस इज एल्डिहाइड। अच्छा बेटा अब देखो इसको कंडेंस करके ना आप यूं लिख सकते हो CHO, दिस इज एल्डिहाइड, लेकिन इसको आप यूं नहीं लिख सकते, हालांकि है तो यही 3 एटम, आप आगे विजय नहीं कर सकते। अब देखो ये अगर आप करते हो ना तो इसका मतलब पता क्या निकलता है, इसका मतलब निकलता है ये अल्कोहल, ठीक है ना, एल्डिहाइड का मतलब सिर्फ ये निकलता है। तो आपने कंडेंस करने तो ये बात याद रखना, बाद का एमसीक्यूज में ये चीज आती है। तो फिर बेटा कीटोन क्या होता है, कीटोन जो है बेटा अगर कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड के ऊपर हाइड्रोकार्बन हो, ठीक है ना, कार्बन वाली चीज हो, तो हाइड्रोजन डेफिनेट बात है इसके साथ अटैच होगा अगर इसकी वैलेंसी आपने फुलफिल करनी है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, ये स्ट्रक्चर जो है ये कीटोन कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, कीटोन। अब कार्बोहाइड्रेट में फंक्शनल ग्रुप के तौर पर या एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। अब देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या चक्कर है, ये बात भी मैं आपको समझाता हूं, देखें समझने वाली बात है। अब ना आप नोट करें कि मैं एक स्ट्रक्चर बनाने लगा हूं, चले मैं बनाता हूं ग्लूकोज का, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना देता हूं। देखें ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन हो गए। सबसे पहला जो है बेटा इसमें फंक्शनल ग्रुप वाला होता है, दिस विल बी अ फंक्शनल ग्रुप, ये एल्डिहाइड बन गया। अच्छा फिर वो जो टर्म थी ना पॉलीहाइड्रोक्सी थी ना टर्म, उसका मीनिंग क्या था जी, क्या मतलब था भाई, पॉलीहाइड्रोक्सी मीन पहले कार्बन को, फंक्शनल कार्बन को आप छोड़ दें, बाकी हर कार्बन पर OH है। इसका मतलब यह है कि आपने बाकी देखे ना यहां पर OH, तीसरे कार्बन पे ग्लूकोज की स्पेशलिटी है कि उसका एक OH लेफ्ट साइड पर होता है, बाकी सारे OH जो हैं बेटा वो उसके राइट साइड पर ऐसे होते हैं। ये कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वो आपने फुलफिल करनी है। ये जो है बेटा ओपन चेन स्ट्रक्चर बन गया ग्लूकोज का, ठीक है ना। ये इसमें फंक्शनल कार्बन है, एल्डिहाइड कार्बन है, ठीक है ना। बाकी ये देख लें पॉलीहाइड्रोक्सी है, ये अब देख ना हर एक के साथ OH ग्रुप है, हर एक के साथ, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई इसको पॉलीहाइड्रोक्सी कहा जाता है। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया। अब मैं इसका रिंग स्ट्रक्चर बना देता हूं। देखो बेटा ये ओपन चेन फॉर्म के अंदर ना अनस्टेबल होता है। आप जैसे ही इसको लिक्विड मिला, ये रिंग फॉर्म में, सॉल्यूशन में फॉर्म में जब ये जाएगा, जब इसमें थोड़ा सा भी वाटर इन कांटेक्ट आ गया तो ये रिंग फॉर्म के अंदर बदल जाएगा। और इस रिंग फॉर्म के अंदर जो है बेटा ये कुछ यूं पाया जाता है, ये इसका रिंग फॉर्म होता है, ठीक हो गया। कि इसके अंदर जो है बेटा हाइड्रोजन OH H OH और यहां पर OH ऊपर आएगा, यहां आ जाएगा H, ठीक हो गया। अच्छा फिर जो है बेटा यहां पर H और यहां पर OH, यहां हाइड्रोजन आएगा और यहां पर आ जाएगा CH2OH, ठीक हो गया। ये बात आपने याद रखनी है। अब मैं नंबरिंग भी कर देता हूं, आपको नंबरिंग में भी आसानी रहेगी बेटा, कि नंबरिंग में जो है बेटा आप कंफ्यूज ना हो किसी तरीके से। नंबरिंग में भी कर देता हूं, कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ 1 मिनट जो है वो मुझे चाहिए होगा, मैं आपको नंबरिंग भी इसमें कर देता हूं। देखिए कार्बन नंबर 1 2 और ये 3, आप देख रहे थे ना 3 के ऊपर OH की पोजीशन, बाकी सारे OH नीचे है, 3 के ऊपर OH जो है वो ऊपर है, क्योंकि 3 के ऊपर पोजीशनिंग जो है बेटा वो डिफरेंट होती है। ये 6 कार्बन रिंग जो है बेटा ये पाई जाती है। अच्छा अब ना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको देना है, देखिए ये कॉन्सेप्ट जरा नोट कीजिएगा, ये आपके काम आएगा। देखिए देखो बेटा यहां पर अगर आप नोट करें ना, ये दो ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज है, दोनों ग्लूकोज है। एक ग्लूकोज के अंदर आप नोट करें कि OH ग्रुप जो है वो बिलो है। ये वाला जो कार्बन होता है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट कार्बन है, इसको ना एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। ये एसिमेट्रिक कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। इस कार्बन के ऊपर अगर OH नीचे हो, बिलो साइड पर हो, तो इसको लिखोगे अल्फा ग्लूकोज, और अगर इसी कार्बन के ऊपर OH ग्रुप ऊपर आ जाए तो इट विल कॉल बीटा ग्लूकोज, ठीक हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, बीटा ग्लूकोज बोलेंगे। ये बात अगर आपको समझ आए ना आपको एमसीक्यू बेटा क्लियर होगा। अच्छा अब एक बात और बताता हूं, इसके साथ ना एक लफ्ज और इस्तेमाल होता है, मसलन बाज का लिखा होता है, यूं लिखा होता है अल्फा और साथ में लिखा होता है कैपिटल D और ग्लूकोज। ये अल्फा तो समझ आ गई,
कि जनाब अगर जो है पहले कार्बन के ऊपर OH नीचे लगा हो तो उसको अल्फा बोलेंगे। ये डी क्या चीज है? कैपिटल डी। इसकी जगह पर बात ये कैपिटल एल भी लगा होता है। कैपिटल डी और कैपिटल एल से क्या मुराद है, ये बात आपको समझ रहे हैं। देखो बेटा, ये एक जो है बेटा लाइट इफेक्ट होता है। किसका इफेक्ट होता है? लाइट का इफेक्ट होता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर केमिकल दो तरह के होते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी। प्लेन पोलराइज लाइट वो लाइट होते हैं जिसकी एक ही वेवलेंथ हो। आप मॉलिक्यूल के साथ उसको टकराएं, लाइट का इफेक्ट बता रहा हूं, मॉलिक्यूल को स्ट्राइक करें, अगर वो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है, क्लॉकवाइज वो रोटेट कर देता है, ठीक है ना, ये क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, तो वो कहलाता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, उसके साथ कैपिटल डी आएगा। और अगर वो कर देता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो वो होता है लीवोरोटेटरी, उसको कैपिटल एल से शो करेंगे। नेचर में ज्यादातर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं, लीवोरोटेटरी बहुत कम है, ठीक है ना। बहरहाल ये बात आपको यहां पर क्योंकि अक्सर जगहों पे यूज हो जाती है, स्ट्रक्चर के साथ लिखी होती है, बच्चा हमसे सवाल पूछ लेता है, तो बेटा ये आपकी बात जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, अब एक और बात बताता हूं मैं, देखें, देखो बेटा, ये जो मैंने ग्लूकोज बनाया है ना, इसके साथ साथ हम ना एक और बनाते हैं, वो बनाते हैं राइबोस को। राइबोस जो होता है ना वो 5 कॉर्नर रिंग होती है, ऐसे, वो 6 कॉर्नर रिंग वाला नहीं होता। ये देखें ना, ये राइबोस है, इट इज आर राइबोस, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें, यहां पर आएगा H, यहां पर आएगा OH, H OH, ठीक हो गया। इसी तरह H OH, और यहां पर आ गया CH2OH, और यहां पर आ गया ये H, ये आपने याद रखना है। देखें, अब दिस इज आर राइबोस, ये राइबोस का स्ट्रक्चर है। अब ना डीएनए में एक जरा मुतबादिल फॉर्म पाई जाती है, उसको कहते हैं डीऑक्सी राइबोस। उसको क्या बोलते हैं बेटा? डीऑक्सी राइबोस। ये बात नोट करने वाली है कि बेटा अगर आप इसको नंबरिंग दे, अगर आप इसको नंबरिंग दे ना, नंबरिंग दे, तो इसको नंबरिंग जो है बेटा मैं देता हूं आपको, ये देखें 1 2 3 4 और ये 5, ठीक हो गया। अच्छा, अब डीऑक्सी राइबोस में बेटा कुछ इस तरीके से होता है कि ये कार्बन नंबर जो 2 है वहां OH के बजाय सिर्फ H होता है, OH के बजाय सिर्फ H जो है बेटा वो पाया जाएगा। डी का मतलब होता है रिमूव होना, ऑक्सी मीन ऑक्सीजन, कि कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन यहां रिमूव है, ये वाली, तो इसलिए ये बन गया डीऑक्सी राइबोस। डीऑक्सी राइबोस जो है बेटा वो इसको कहा जाता है। अब इसके साथ साथ में एक और आपको जो है वो बोनस में एक और चीज जो है बेटा वो बताता हूं, देखें वो क्या है, वो जरा आपको समझनी होगी। आपने नोट किया होगा कि राइबोस के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है जब ये रिंग फॉर्म में होता है, राइबो फ्यूरानोस, देखा ना कभी यूज होता है राइबो फ्यूरानोस, और ग्लूकोज के लिए इस्तेमाल होता है ग्लूकोपायरानोस, होता है ना भाई, क्यों होता है, वाई, क्यों यूज करें? देखो बेटा आप इस रिंग के ऊपर गौर करें, ये जो रिंग है ना, दिस इज कॉल्ड फ्यूरॉन रिंग। ग्लूकोज में यही पाई जाती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज के साथ भी फ्रक्टोफ्यूरानोज का वर्ड इस्तेमाल होता है। फ्यूरानोज का लफ्ज इसलिए यूज हुआ क्योंकि इसके अंदर रिंग फ्यूरॉन रिंग होती है, जबकि ग्लूकोज के अंदर जो है बेटा ऐसे 6 कॉर्नर पायरॉन रिंग होती है। कौन सा रिंग होता है? पायरॉन रिंग होता है। पायरॉन रिंग होने की वजह से इसको ग्लूकोपायरानोज कहा जाता है। अब मेरा ख्याल है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। ये थोड़ा सा केमिकल स्ट्रक्चर्स को लेकर उनकी थोड़ी सी बेटा जो है वो ट्रिकी चीजें थी, जो मैंने कोशिश किया कि आपको मैं सारी की सारी जो है बेटा 1 बाय 1 मैं बता दूं ताकि बातें आपको समझ आ जाए, ठीक है ना। ये कार्बोहाइड्रेट के इंट्रोडक्शन में ही ये बातें आपको आनी चाहिए। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट।
ये बात मैंने आपको सारी की सारी बता दी है बेटा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है बातें जो है बेटा वो अब देखें। अब ये जनरल प्रॉपर्टीज जो है पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये भी बात मैं आपको अभी कुछ देर तक बताता हूं। सबसे पहले हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाना सीखते हैं, देखें, फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आ जाएंगे। देखो बेटा, अब आप ये जो है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना हुआ है, देखें, ये है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, दिस इज आल्सो ग्लूकोज, ठीक है ना। ग्लूकोज ग्लूकोज मिलता है तो बनता है माल्टोज, ये याद रखना आपने, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप नोट करें जो है बेटा, अब आप नोट करें कि यहां जो है कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन जो है बेटा ये अटैच है। अच्छा, यहां पे 1 2 3 और ये 4, मतलब पहला कार्बन और दूसरे ग्लूकोज का चौथा कार्बन आपस में अटैच हो रहा है, एक का हाइड्रोजन और एक का OH आपस में मिल रहा है, तो क्या बना, वाटर बन गया। ऐसे ही है ना, वाटर बना, लेकिन ये ऑक्सीजन भी तो बची है जो यहां पर कंडेंस होगी। ये जो बॉन्ड बना है बेटा, इस बॉन्ड को आप नाम देते हो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का। क्या नाम दोगे? जो कि 2 मोनोमर्स के दरमियान में बनता है। ग्लूकोज के 2 जो कार्बोहाइड्रेट के 2 मोनोमर होते हैं, उनके दरमियान में जो बेटा बॉन्ड बनता है उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम दिया जाता है। और 2 मोनोमर का आपस में कंडेंस होना, इस रिएक्शन को बोला जाता है कंडेंसेशन। क्या बनेंगे? कंडेंसेशन। और अगर ये उल्ट हो जाए, ये 2 जो डाइसक्राइड है ये ब्रेक होके मोनोसक्राइड में बदल जाए तो उसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। क्या बोलेंगे? हाइड्रोलाइसिस। ये बात आपने याद रखनी है। ये माल्टोज है क्योंकि ग्लूकोज ग्लूकोज के मिलने से जो है बेटा माल्टोज बनता है, जो कि डाइसक्राइड है। अब आपकी बुक में जो है ना वो एग्जांपल लिखी हुई है सक्रोज की, कि जनाब ये ग्लूकोज है और जो है ये फ्रक्टोज है। ठीक हो गया, ये मिल गया। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ बेटे कि ये जो है ये आपस के अंदर जो है ये इसी तरह आपने यहां पर नोट करना है 1 2 3 4 5 और ये 6। यहां पर आपने नोट करना है 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहां पे कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 जो फ्रक्टोज का है वो आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये आप लिख सकते हो 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? 1 2। यहां था 1 और 4। ये बात भी आपने नोट करनी है। 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और ये जो है बेटा ये बनता है सक्रोज। क्या बनेगा? सक्रोज बनेगा, क्योंकि एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज आपस में जो है बेटा वो मैच हो रहा है। तो ये जो है बेटा वो केमिकल स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैंने जो है वो इसका जो इस हवाले से जो है मैंने आपको ये बात बतानी थी। यहां पर जो है बेटा वो आपको बहुत सारी बातें जो है वो क्लियर होगी। चले, ये थोड़ा सा जो है बेटा स्ट्रक्चर वाइज जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यहां पर मैं पहला लेक्चर जो है वो वाइंड अप कर रहा हूं। दूसरे लेक्चर में मैं आपकी इसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज और सब कुछ जो है बेटा वो आपको क्लियर करता हूं। यहां पर अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप फिर यहां से भी अपने क्वेश्चन जो है बेटा जरूर पूछें, इंशाल्लाह हम उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू।